गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, मैं सुनील, कैरियर क्रिएटर से मैथ फैकल्टी। बच्चों, जैसे आपको पता ही होगा कि रेलवे एनटीपीसी एग्जाम की डेट फाइनल हो चुकी है, तो उसी रिगार्डिंग आज हम लोगों ने ये वीडियो बनाया है जिसमें हम लोग एनटीपीसी का सिलेबस आपसे कंसल्ट करेंगे कि उसमें क्या आने वाला है, कितने मार्क्स का आने वाला है। तो मैथ और रीजनिंग का जो पार्ट है बच्चों, उसमें कौन कौन सब्जेक्ट हैं जो आ सकते हैं और आपको कितनी उसके लिए तैयारी करनी है, ये सब आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सर जो है आपको जीएस के बारे में पूरा समझाएंगे कि कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। तो बच्चों, हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा पेपर 15 दिसंबर से शुरू होने वाला है। तो बच्चों, ये ध्यान दो कि हमें सब कुछ नहीं पढ़ना है, हमें सिलेक्टेड मटेरियल पढ़ना है जिससे हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी कर सकें, है ना। चलो देखते हैं कि हमारे मैथ सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक हैं जो आएंगी, उन पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा घर पर फोकस करना है। ठीक है, आओ देखते हैं, शुरू करते हैं। तो जैसे आपको पता ही होगा कि हमारी जो डेट है वो 15 दिसंबर 2020 है। जो हमारा कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट है उसका जो पार्ट 1 है उसमें ये बच्चों, इसमें जो मैथ है हमारा बच्चों 30 मार्क्स का है। हमारा मैथ जो है वो 30 प्रश्न आएंगी। अभी 30 प्रश्नों में कौन कौन से पार्ट से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बच्चों, वो ध्यान दीजिए। जो हमारा 30 नंबर का पार्ट है बच्चों, इसमें सबसे पहले बच्चों ध्यान दीजिए, हमारा जो पहला टॉपिक होगा वो नंबर सिस्टम होगा। बच्चों, ये नंबर सिस्टम पार्ट जो है बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से आपके जो एग्जाम के क्वेश्चन बनते हैं 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको यहाँ से मिलेंगे। जैसे बच्चों डिविजन से मिलेंगे, आपको फैक्टर्स से बोलते हैं हम लोग, या ऐसे ही अन्य पार्ट रिमाइंडर थ्योरम हुआ बच्चों, बोर्डमास का नियम हुआ, सिंप्लीफिकेशन हुए। तो यहाँ से आपको ये मानना चाहिए कि 5 से 6 क्वेश्चन बच्चों ऐसे हैं जो आपको मिलने वाले हैं। तो आप नंबर सिस्टम जो है अच्छे से आप इसे कवर कर लीजिए पूरा, क्योंकि 6 नंबर बहुत कीमती होते हैं बच्चों। देखिए दूसरा पार्ट बच्चों एलसीएम एचसीएफ का है। यहाँ से हमारा एक क्वेश्चन मिलता है। तो एलसीएम और एचसीएफ, लघुत्तम और महत्तम को भी आप अच्छे से क्या कर लें, क्लियर कर लें। तो दूसरा चैप्टर हमारा कौन सा है, एलसीएम और एचसीएफ है। मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है बच्चों हमारा कौन सा, रेशो एंड प्रिपोरेशन। तो रेशो एंड प्रिपोरेशन से ही बच्चे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ से भी बच्चों 2 से 3 क्वेश्चन आपके कहाँ से बनेंगे, रेशो एंड प्रिपोरेशन से बनेंगे। इसी से लगा हुआ है बच्चों आयु चैप्टर हमारा एज, तो एज से भी हमारे क्वेश्चन बनते हैं। तो आप रेशो एंड प्रिपोरेशन अगर लगाते हो तो आपको आगे के चैप्टरों में भी फायदा मिलता है। जैसे कि परसेंटेज हुआ बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस हुआ, इन सब का बेस तो क्या है, रेशो एंड प्रिपोरेशन ही है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, तीसरे चैप्टर के रूप में रेशो एंड प्रिपोरेशन पर घर पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देंगे। ठीक है, अगला पार्ट में बच्चों कौन सा होता है हमारा, परसेंटेज चैप्टर और प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर एंड डिस्काउंट चैप्टर एंड सीआई एंड एल चैप्टर। आप जानते हैं ये 4 चैप्टर एक ही लिंक है। अगर हम परसेंटेज पर अच्छा कमांड कर लेते हैं बच्चों, तो प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट एंड सीआई एंड एसआई, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, आप इन 4 चैप्टरों को अच्छे से लगा लीजिए। ये मान लीजिए जो इन 4 चैप्टरों से भी आपके 5 से 6 क्वेश्चन तैयार हैं, है ना। तो इनमें से आप वो क्वेश्चन लगाइए जो प्रीवियस ईयर में आपको ज्यादा मिले हैं, है ना। तो आप इनको अच्छे से घर पर लगा लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन आपके 5 से 6 बनेंगे, तो ये ध्यान दीजिए। अगले महत्वपूर्ण चैप्टर बच्चों हमारे कौन से हैं, टाइम एंड वर्क एंड पाइप्स एंड सिस्टम, है ना। तो मतलब कार्य और समय और पाइप और टंकी। बच्चों इन दोनों चैप्टरों को अगर मिला दें तो यहाँ से आपके 2 नंबर बनते हैं, मतलब एक नंबर का आपका यहाँ से पार्ट बन जाता है। लेकिन ये चैप्टर काफी महत्वपूर्ण है। इसी से जुड़ा हुआ बच्चों एक चैप्टर और है हमारा, मिक्स्ड प्रिपोरेशन, अर्थात मिश्र समानुपात। इस मिश्र समानुपात से बच्चे हमारे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो मिक्स्ड प्रिपोरेशन, पाइप टंकी और वर्क एंड टाइम को आप अच्छे से लगा लें। यहाँ से हमारे 2 से 3 नंबर बन जाते हैं, ये ध्यान दीजिए आप लोग, है ना। और सिंपल चैप्टर बच्चों, इनको आप अच्छे से तैयार करें। अगला पार्ट है बच्चों हमारा स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस और ट्रेन, अर्थात समय और दूरी का चैप्टर बच्चों और ट्रेन। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है। यहाँ से भी हमारे मान लीजिए 4 से 5 क्वेश्चन 2 चैप्टरों से बन जाते हैं, अर्थात ट्रेन के 2 क्वेश्चन एग्जाम में निश्चित श्योर आते हैं। तो आप ट्रेन चैप्टर को अच्छे से लगा लें। ट्रेन के साथ साथ जो समय और दूरी के क्वेश्चन हैं उनको लगा लें आप।
समय दूरी में ही बच्चों इंक्लूड हो जाएगा हमारा क्या नाव और धारा, है ना, बोट्स एंड स्ट्रीम। तो बोट्स एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन को भी आप अच्छे से लगा लें, यहाँ से आप क्वेश्चन श्योरली आपको मिल जाता है। ठीक है बच्चों। और फिर इसके बाद बचा है हमारा ज्योमेट्री, त्रिकोणमिति और पाई चार्ट। तो ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री और पाई चार्ट से भी आप क्वेश्चन लगा लें। पाई चार्ट को आप थोड़ा ध्यान से लगाएं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कई तरीकों से घुमा के पूछे जाते हैं। जैसे कि पाई चार्ट से बच्चों, पाई चार्ट हुआ, पाई चार्ट तो आएगा ही आएगा। कई बार पाई चार्ट ना आते हुए जो टेबुलेशन आ जाता है। टेबुलेशन के अलावा और भी एक पार्ट है हमारा, कभी आपका सारणी आ जाती है यहाँ पर, कभी दोनों मिक्स होके आ जाते हैं बच्चों। तो पाई चार्ट के साथ साथ लाइन ग्राफ मिक्स हो जाएगा, लाइन ग्राफ में कोई टेबल मिक्स हो जाएगी बच्चों। आपको ये ध्यान देना, पूरा आपको क्या करना है बच्चों, चार्ट्स कंप्लीट करने हैं। चार्ट से क्वेश्चन निश्चित तौर पे आपके बनते हैं। तो चार्ट से और एक ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन। तो बच्चों अगर हम इन चैप्टरों पर एक बार रिवाइज मारते हैं, पढ़ा आप लोगों ने सब कुछ क्लास में, मैंने आपको ऑफलाइन सब कुछ पढ़ाया है, तो और ऑनलाइन पर भी काफ़ी वीडियोस बनाए हैं। तो इनमें से बच्चों आप इन पार्ट्स का एक बार अच्छे से रिवाइज कर लें। इनमें जो टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 क्वेश्चन है, आप उन टाइप 3 तक के क्वेश्चन को लगा लेंगे तो आपका एनटीपीसी में कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा बच्चों, है ना। तो ये है हमारा मैथ सिलेबस, केवल आपको रिवाइज करना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप लोग जरूर लगाते रहें, है ना। इसी प्रकार से जो हमारा रीजनिंग में ये चैप्टर्स हैं। रीजनिंग में आप जानते हैं वर्बल और नॉन वर्बल 2 पार्ट रहते हैं हमारे। तो अब वर्बल रीजनिंग के जितने भी चैप्टर हैं सब लगा लीजिए, कहीं से भी क्वेश्चन उठाया जा सकता है। और ऐसे बच्चों नॉन वर्बल रीजनिंग के आप लगा लीजिए, जिनमें से महत्वपूर्ण कौन कौन से क्वेश्चन चैप्टर हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। रीजनिंग में महत्वपूर्ण बच्चों एनालॉजी, हिंदी में सादृश्यता, इससे अच्छे क्वेश्चन तैयार होते हैं बच्चों। तो ये मान लीजिए कि एनालॉजी से आपके 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछ लीजिए बच्चों। सेकेंड महत्वपूर्ण चैप्टर बच्चों कौन सा है, ब्लड रिलेशन, यहाँ से आपके क्वेश्चन बन जाते हैं बच्चों। सीरीज से अच्छे क्वेश्चन बनते हैं बच्चों, यहाँ से भी 1 से 2 क्वेश्चन परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। तो सीरीज आप अच्छे से लगा लें। इसके अलावा बच्चों वेन डायग्राम हुआ, क्लॉक एंड कैलेंडर हुआ, क्लॉक एंड कैलेंडर से अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं बच्चों। अगला पार्ट है हमारा बच्चों क्लासिफिकेशन, सेटिंग अरेंजमेंट, रैंकिंग ना। तो मतलब कहने का तो हुआ कि रीजनिंग में तो सारे चैप्टर ऐसे हैं कि जो इम्पोर्टेंट हैं, है ना। रैंकिंग, डायरेक्शन, कोडिंग एंड डिकोडिंग, स्लॉट, तो इतने चैप्टर हैं जो जिनसे क्वेश्चन लास्ट ईयर में ज्यादातर पूछे जाते हैं और ये सिलेबस में मेंशन भी है हमारे। नॉन वर्बल रीजनिंग में बच्चों ध्यान देना कौन कौन चैप्टर को पढ़ना है। नॉन वर्बल में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है बच्चों काउंटिंग फिगर्स, काउंटिंग फिगर्स अर्थात चित्रों को गिनना बच्चों, यहाँ से क्वेश्चन अच्छे बन जाते हैं। तो आप काउंटिंग फिगर्स के जितने भी शॉर्ट ट्रिक्स हैं उन्हें अच्छे से आप लगा लें और उनका प्रैक्टिस कर लें। दूसरा बच्चों मिरर इमेज, मिरर इमेज से अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आप मिरर इमेज को कंप्लीट कर लें, मिरर इमेज से अच्छे क्वेश्चन बनेंगे। मिरर इमेज। तीसरा बच्चों यहाँ से बनता है हमारा सीरीज, मतलब फिगर सीरीज, है ना। तो यहाँ सीरीज वाले क्वेश्चन जितने भी हैं तो आप सीरीज वाले क्वेश्चन भी कर लें, लगा लें, ठीक है। इसके अलावा आपको यहाँ पढ़ना बच्चों डाइस, डाइस क्वेश्चन लगा लें। पासा जो भी है हमारा, पासा क्वेश्चन लगा लें। तो इतने जो चैप्टर है हमारे, काउंटिंग फिगर हुआ, मिरर हुआ, सीरीज हुआ, डाइस हुआ, और आपका जो 5वां चैप्टर बनता है बच्चों इम्पोर्टेंट जो है, यहाँ पर आपको क्या देना है, जो एनालॉजी के क्वेश्चन है मिरर, इसमें नॉन वर्बल मतलब 4 फिगर में से आपको समान फिगर छांटनी होगी, कभी कभी ऑड फिगर छांटनी होगी। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आप लोग अच्छे से लगा लें। मतलब नॉन वर्बल के 5-6 चैप्टर तो हैं बच्चों, सारे चैप्टर आप कवर कर लें। तो इनमें से भी आपको कोई फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप और थर्ड टाइप के क्वेश्चन जो मेरी क्लास में आपको पढ़ाए हैं, इनको आप अच्छे से लगा लें। तो बच्चों मैथ और रीजनिंग का सिलेबस ज़्यादा नहीं है, बशर्ते बस आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताए हुए हैं उनको आप एक बार अच्छे से लगा लें। और इसके अलावा अब सबसे महत्वपूर्ण पार्ट जो कि हमारा है बच्चों जीएस, 40 मार्क्स का है। तो जीएस के बारे में कौन कौन से टॉपिक आ सकते हैं ये सर आपको डिटेल में बताएंगे, है ना। तो मैं अगला जो पार्ट है हमारा जीएस का उसके लिए सर से कहूँगा सर आपको बताएं। चलिए मिलते हैं सर से। चलिए दोस्तों, जैसा कि आपको सर ने बताया था कि किस तरीके से मैथ्स को तैयार करना है, किस तरीके से जीके रीजनिंग को तैयार करना है, ठीक है, वो आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। अब जरा आप देखिए जीके का पार्ट। तो देखिए
जो 40 नंबर का अकेला पार्ट है वो सीधे सीधे कौन कवर कर रहा है, जेके कवर कर रहा है। अब जीके में आपको क्या है, लगभग 90 डेज में आपको इस तरीके से प्रिपेयर करना है कि इसके सारे सब्जेक्ट क्लियर हो जाएं। चलो देखो एक बार क्या करते हैं, आपको सबसे पहला जो सब्जेक्ट देख के चलना है वो देख के चलना है हिस्ट्री। दूसरा आपको जो सब्जेक्ट देखने चलना है वो देख के चलना है आपको ज्योग्राफी। तीसरा आपको जो देख के चलना है वो आपको देख के चलना है पॉलिटी। और चौथा जो आपको देख के चलना है वो कौन सा देख के चलना है, इकोनॉमी देख के चलना है। ये तो आप कुछ वाले भाग हो गए। अब इधर जरा देखिए, 4 भाग इधर हैं, 4 भाग इधर हैं, जिसमें आपको देख के चलना है फिजिक्स, जिसमें आपको देख के चलना है केमिस्ट्री, जिसमें आपको देखने चलना है बायोलॉजी, और फाइनली आपको यहाँ देख के चलना है एनवायरनमेंट। यानी 4 भाग तो यहाँ बटे और 4 भाग यहाँ बटे। ये वाले भाग आपके आ जाएंगे जनरल साइंस में। जनरल साइंस जो एनसीईआरटी बेस्ड बुक्स होती हैं उनसे कवर हो जाएंगे। इसको आपको थोड़ी सी न्यूज़ के रिगार्डिंग यानी करंट के रिगार्डिंग क्या करनी पड़ेगी, थोड़ी सी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। अब तो देखो एक करके सब्जेक्ट को देख लें। जैसे कि हिस्ट्री में पहला टॉपिक हमारा हिस्ट्री। अब ऐसा नहीं कि हिस्ट्री को हम पूरा पढ़ डालना है, यानी इस लेवल में पढ़ना है कि हमको स्टेट सिविल सर्विस एग्जाम नहीं देना है, हमें सिर्फ क्या देना है, आरआरबी के बोर्ड का पेपर देना है। तो आपको कैसे समझना है कि जो फेमस पर्सन्स हैं, फेमस पर्सन्स हैं, फेमस इंसिडेंट्स हैं, इंसिडेंट से आपको है मेरा जो घटनाएं हैं, जैसे कि अपनी स्वतंत्रता आंदोलन में कई सारी घटनाएं हैं, या फिर क्या है काकोरी कांड है, चौरा चौरी कांड है, कई सारे जो कांड होते हैं उनकी डेट प्लस उनकी स्थान अपन को याद करनी है। उसके बाद इम्पोर्टेंट स्लोगन, इम्पोर्टेंट स्लोगन, स्लोगन से मेरा मतलब है नारे, स्लोगन से मतलब क्या है, नारे, नारे याद करने हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट टाइटल्स, इम्पोर्टेंट टाइटल्स यानी कौन सी उपाधि किसने किसको दी है। ठीक है, गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी, रविन्द्रनाथ को ठाकुर की उपाधि किसने दी, ये सब चीजें। प्लस आफ्टर इंडिपेंडेंस, आफ्टर इंडिपेंडेंस जो आपकी इंडिया पाक युद्ध है और इंडिया चाइना वार है, और हाल ही में करंट अफेयर से किस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है कि पंचसिंह समझौता क्या है, कई एग्जामों में आ भी रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसका प्रपोजल तैयार करना है। अब ये तो बात हुई कि क्या है, एक ओवरव्यू है, ये उन बच्चों के लिए है जो लोग क्या है, जो हाल ही में 10-15 दिन से पहले तैयारी करना चाहते हैं, उनसे जो लोग हेल्पफुल रहेगा। लेकिन जो लोग पुराने कर रहे हैं और अपनी प्रिपरेशन को और ज्यादा शार्प करना चाहते हैं, तो उनके लिए सिलसिले ये है कि हिस्ट्री में हम क्या करें। जैसे अपन हिस्ट्री को 3 भाग में रखते हैं, एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न। मॉडर्न का 60% तो यही कवर कर देगा, ये वाली चीजें। उसके बाद अपन एंशिएंट में अपन को क्या लेके चलना है, इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता, उसके पास बुद्ध धर्म, जैन धर्म, यानी ये 3 अपन आप कवर करेंगे। उसके बाद का पोर्शन आप स्किप यहाँ कर सकते हैं, अगर आपके पास समय कम है तो ही इसे करिए, लेकिन करना है थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू पूरा पढ़ लीजिए, लेकिन ये काम बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, अगर आप चाहें तो इतना इतना क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, इतना काफी है एंशिएंट के लिए। मिडाइवल के लिए यहाँ से कासिम के अटैक, मोहम्मद बिन कासिम के अटैक से आप मराठा तक पढ़िए और कोशिश करिए कि मिडाइवल में आप सबसे ज्यादा वार और उनकी डेट याद कर सकें। कन्नौज का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध, जिसमें भी पानीपत, 1st, 2nd, 3rd, रायन 1st, 2nd, 3rd जितने भी हों, उन सबकी डेट आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि उसका 2 पर्सपेक्टिव है। जैसे कि सर ने ही बताया था कि रीजनिंग, अब रीजनिंग में एक टॉपिक आ जाता है तो कैलेंडर, तो कैलेंडर में आपको उस डेट के अकॉर्डिंग पूछा जा सकता है कि पानीपत का फर्स्ट बैटल उस डेट के मतलब हुआ था, डेट आपको याद होनी चाहिए। अगर आपको डेट याद होगी तभी कर पाओगे ना कि कौन सा दिन था उस समय, समझ में आ गया, तो वो 2 जगह काम हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे महत्वपूर्ण जो पोस्ट थी, अकबर ने कौन कौन सी प्रथाएं चालू करी थी, बंद करी थी, किस तरीके से किया था, ये आएगा। उसके बाद मॉडर्न में आपको बता दिया है और किस तरीके से आप उसको तैयार करना, पर्सन्स, इंसिडेंट, स्लोगन, टाइटल और आफ्टर इंडिपेंडेंस। अब जरा देखें, तो ये वाली बात होगी हिस्ट्री। अब हम बात करते हैं ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी की अगर बात करें तो सबसे पहले आपको इसमें ज्योग्राफी 2 भाग में होती है, वर्ल्ड और इंडिया। इंडिया में आपको कई सारी चीजें याद करनी पड़ेंगी, खासकर आपको इंडिया पे ज्यादा फोकस करके चलना है। कैसे, रिवर्स यानी नदियाँ, लेक्स यानी झीलें, पास यानी दर्रे। उसके बाद फिजिकल इंडिया यानी भारत का भौतिक स्वरूप, कहाँ कहाँ भारत पठार है। इंडिया की कौन सी माउंटेन्स लेके चलनी है, भारत के पर्वत लेके चलने हैं।
भारत की सबसे ऊंची चोटियाँ पीक लेके चल रही हैं। उसके बाद 5वें नंबर पर आपको यहाँ पे सोइल पढ़नी है, 6वें नंबर पर आपको यहाँ पे क्लाइमेट पढ़ना है, 7वें नंबर पर आपको यहाँ मानसून पढ़ना है। क्योंकि यहाँ पे छोटे इतना डिटेल वास्ट स्टडी नहीं करनी है कि इसको पूरा टॉपिक पढ़ो, आपको सिर्फ वो निकालना है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये मानसून हो गया। उसके बाद आपका जो है ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ट्रांसपोर्ट से मतलब ये है सड़क परिवहन, रेल परिवहन, वायु परिवहन, जल परिवहन। वो आपको याद होना चाहिए कौन सा हाईवे का क्या नाम है, वर्तमान में सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है, सड़क मार्ग कौन सा है, कौन सा ब्रिज बनना है, कौन सी नई योजना आ रही है। इस चीज को आपको इस इंडिया में इतना याद रखना है। ठीक है, और इंडिया में वैसे कई चीजें आ जाएंगी, लेकिन आपको मुख्य रूप से इन पर फोकस करके चलना है। ठीक है, वर्ल्ड वाले में आपको फेमस टाइफून से मतलब करें कि अलग अलग जगह पर चक्रवात आते हैं, वो फेमस कहाँ आते हैं। उसके बाद कैपिटल्स एंड इट्स करेंसी, यानी आपको सबसे पहले देखना है कि राजधानी और उन देशों की मुद्रा। वर्तमान समय पे कई देश क्या रहे हैं, हाईलाइट रहे हैं, तो उन हाईलाइट देशों की राजधानी क्या है, उन हाईलाइट देशों की मुद्रा क्या है, इस चीज को याद करके चलना है। उसके बाद पहला स्टेप, दूसरा स्टेप और तीसरा स्टेप। अब क्या क्या देखना है, इंपोर्टेंट पोर्ट देखने हैं अपन को, जो बंदरगाह फेमस रहे हैं। ठीक है, इंपोर्टेंट एयरपोर्ट देखने हैं। ये इंटरनेशनल की बात कर रहा हूँ, जबकि इंडिया के तो सब इसी में ट्रांसपोर्ट में आ रहे हैं। इंडिया के ये जो टॉपिक्स हैं, ये सब टॉपिक्स में भी डिवाइड है अपने, तो ये यहाँ से भी आ जाएंगे, ये एयरपोर्ट आ जाएगा। और यहाँ पे कुछ मेजर सिटीज हैं, जैसे कि कई सारी सिटीज होती है ना, जैसे हिंदी, मतलब अगर आप गूगल में याद करना चाहो ऐसे कर सकते हो कि जो यूएनओ एंड जो उसकी एजेंसीज है ना, जैसे कि WHO या फिर क्या है, UNSC है, यूनेस्को है, इन सबको आप इसी में कवर करके चलें, क्योंकि यहाँ से आपको थोड़ी सी हेल्प मिलेगी। ठीक है, और आप कई सारी चीजें कर सकते, टाइफून है या बहुत सारे डेजर्ट हैं, मतलब अपन को इस तरीके से तैयारी करनी है कि कॉन्सेप्ट प्लस वन लाइनर अपना क्वेश्चन क्या हो रहा हो, सॉल्व हो रहा हो। ये पूरा एक चीज है, क्योंकि अपना टारगेट है वो 40 आउट ऑफ 35 प्लस होना चाहिए, 40 आउट ऑफ 35 प्लस होना चाहिए। तो इतनी स्टडी तो आपको क्या करनी पड़ेगी, अनिवार्य रूप से करनी पड़ेगी। चलो देखिए, यहाँ मैं इकोनॉमी को साफ कर रहा हूँ और पॉलिटी की बात करें तो देखिए, पॉलिटी में आपको संविधान के पार्ट 1 से लेके 22 तक ये दोनों पता होने चाहिए, कौन से पार्ट में क्या है। ठीक है, आपको शेड्यूल्स पता होने चाहिए, शेड्यूल्स क्या है। आपको फेमस आर्टिकल्स या फेमस इंपोर्टेंट आर्टिकल्स आपको पता होने चाहिए कि फेमस अनुच्छेद हमारे कौन कौन से हैं, या किनसे प्रश्न बन सकते हैं। अनुच्छेद अपन को कम से कम 1 से लेके 58 या 70 तक तो याद ही होने चाहिए। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, 70 के बाद अनुच्छेद का क्वेश्चन शायद ही बनता है। और हाल के समय में कई सारे अनुच्छेद हैं जो संशोधन होके आए। ठीक है, तो संशोधन को मैं लिखूंगा अमेंडमेंट। तो कई सारे अमेंडमेंट जो संविधान में संशोधन हुए हैं उनको भी याद रखना, और खासकर लेटेस्ट वाले याद रखने, क्योंकि पेपर एक दिन का नहीं है, पेपर अलग अलग सेक्टर में होगा, तो क्वेश्चन घूम घूम के आएगा। समझ रहे हो बात को? तो अमेंडमेंट उस तरीके से याद रखना। साथ ही साथ अपना प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है या मंत्री परिषद है, मिनिस्ट्री है, वो सारी चीजें अपना क्या है इस तरीके से अपन को आनी चाहिए। अपनी पार्लियामेंट क्या है, ठीक है, तो इस तरीके से तो ये बात हो जाती है पॉलिटिक। और ये विषय ऐसा है यहाँ से आपको डेफिनेट क्वेश्चन मिलते हैं, यहाँ से क्वेश्चन घूमता नहीं है, घुमावदार नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। उसके बाद अपन ने यहाँ लिखा था इकोनॉमी। इकोनॉमी में इस बार आपको आर्थिक सर्वेक्षण, इकोनॉमिकल सर्वे पर निगाह डालनी है। पहली बात तो इकोनॉमिकल सर्वे, जो कि इस साल बजट आ चुका था, कोरोना वायरस से पहले आर्थिक सर्वेक्षण हो चुका था, उसके बारे में। फिर अपन को 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में जानना है। ठीक है, उसके बाद अपन को महारत्न और मिनी रत्न, महारत्न और मिनी रत्न कंपनियों की जाननी है कि कौन कौन से महारत्न हैं, कौन कौन सी मिनी रत्न कंपनियां हैं। साथ ही साथ इकोनॉमी में आपको पहले बैंक कौन से थे, जिनका राष्ट्रीयकरण कैसे हुआ, वर्तमान में कौन कौन से बैंक राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, उन पर निगाह डालनी है। बस आपको इस पर इतना ही ध्यान रखना है। साथ ही साथ आपको GDP के बारे में जानना है, वर्तमान नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय आय के बारे में जानना है। इतने छोटा छोटा डाटा होते हैं वो आपको इससे कवर करना है। ठीक है, जैसे कि बहुत सारी संस्थाएं जैसे नीति आयोग भी कवर कर सकते हो आप यहाँ से। ठीक है, कई सारे प्रश्न बनते हैं। और जो जितने भी अपनी इकोनॉमिकल बॉडीज होती हैं उनके हेड कौन है, जैसे कि सेबी का प्रमुख कौन है, वो तो आप करंट में पढ़ोगे भी, लेकिन अभी मैंने बता दिया है। ठीक है, इस तरीके से तो ये वाले जो अपने 4 मेजर जीएस के सेक्शन होते हैं वो तो यहाँ। अब जब देखते हैं तो लोग साइंस सेक्शन में, क्योंकि साइंस क्या है, लगभग 50 से 60% क्वेश्चन रह जाएंगे 40 में से, वो साइंस के आएंगे। देखो
फिजिक्स में अपन जानते हैं अपने 3 चैप्टर हैं, जैसे कि मैकेनिक्स है, साउंड है, लाइट है, हीट है, इलेक्ट्रिक है। ये 5 मेजर चैप्टर हैं और साथ ही साथ इसमें मॉडर्न फिजिक्स जुड़ जाती है, यानी कि न्यूक्लियर फिजिक्स जुड़ जाती है। वो आपको पढ़ के जाना है। आपको लगभग सारे चैप्टर आने चाहिए। इन पे बेसिस सिंपल न्यूमेरिकल भी आनी चाहिए, ठीक है। अब जैसे केमिस्ट्री में आपको कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन और उसके जो यौगिक हैं, आपको एक एक यौगिक याद होना चाहिए। कार्बन और उसके यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। आपको एटम के बारे में पूरी जानकारी चाहिए, परमाणु क्या है, परमाणु किस तरीके से है, प्रमुख प्रिंसिपल्स जो वैज्ञानिकों ने दिए हैं वो याद होना चाहिए। मतलब इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए कि कैल्शियम कार्बोनेट का क्या है, ये सोडियम क्लोराइड का क्या है, किस तरीके सोडियम क्लोराइड का दूसरा नाम क्या होता है। ज़्यादातर जो क्वेश्चन बनता है वो इस फॉर्मूले के जो अपना व्यापारिक नाम होते हैं ना, अपन साधारण नाम क्या है, वो साधारण नाम से बोलते हैं। जैसे साधारण नाम आपको अपन बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, तो इस तरीके से यहाँ से केमिस्ट्री पे यहाँ क्वेश्चन बनेगा। उसके बाद तो अपन को ये वाला चैप्टर तो लगभग कंप्लीट होनी चाहिए। जैसे कि अपन एक चैप्टर और ऐड कर सकते हैं, एसिड बेस। कई सारे चैप्टर हैं केमिस्ट्री में, जो छोटे छोटे चैप्टर हैं उनको अपन को पूरा कंप्लीट करना है। खासकर फिजिक्स को कंप्लीट करना है। सेकंड प्रायोरिटी आप केमिस्ट्री को दो। थर्ड प्रायोरिटी बायोलॉजी। बायोलॉजी में आप सेल के बारे में पूरा आना चाहिए। ह्यूमन एनाटॉमी यानी मानव की पूरी संरचना, मानव के कितने हैं, जो 8वां तंत्र है या ग्रंथियां वगैरह सब मिला के जो 9 पूरा सिस्टम बनता है 9 का, वो अपन को पूरा आना चाहिए। ह्यूमन एनाटॉमी एक एक चीज आनी चाहिए अपन को। कहीं से भी कोई पिछली बार कई सारे क्वेश्चन बारीकी से आए हैं, तो अपन को बिल्कुल बारीकी से करके चलना पड़ेगा। क्योंकि मैं फिर कह रहा हूँ, पेपर कई शिफ्टों में होगा, एक जैसा पेपर नहीं आएगा, कई शिफ्टों में होगा। तो क्वेश्चन ऑटोमेटिक क्या होंगे, राउंड होंगे। जब क्वेश्चन बचेंगे ही नहीं तो अंदर से तो क्वेश्चन निकाले जाएंगे, ठीक है। तो ह्यूमन एनाटॉमी याद रखना है। अपन को ब्रांचेस आनी चाहिए बायोलॉजी की। जूलॉजी किसकी ब्रांच है, बॉटनी किसकी ब्रांच है, या अपन बोल सकते हैं कि वो क्या बोलते हैं फिजियोग्राफी किसकी ब्रांच है। इस तरीके से अपन को पूरी ब्रांचेस अपन को आनी चाहिए। पीछे किताबों में पीछे दी जाती है, उसमें आपको आनी चाहिए। अगर आप बायोलॉजी में इस सेक्शन को क्रिएट करते हैं, सेल में कई बात तो सेल में खत्म हो जाता है, ठीक है। तो अपना एक तो ये होगा, एक होती है अपनी प्लांट्स में, यानी अपन घुस जाएंगे बॉटनी में। प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है, कहाँ कौन सी गैस निकलती है, कब कौन सी गैस की जरूरत पड़ती है, टिश्यूज कौन से होते हैं। तो जिस सब अपन को जनरल बायोलॉजी आनी चाहिए। यदि साइंस का सेक्शन मिलकर इतने क्वेश्चन देगा तो आपको उस हिस्से में स्टडी करिए। और मेरी तो आप मान लें PCB, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, तो आप इसको 2:1:3 में तैयार करें। यानी समझ रहे हो, 2:1:3 में तैयार करें। यानी ज़्यादा भाग बायोलॉजी को दें, उसके बाद फिजिक्स को दें, उसके बाद केमिस्ट्री को दें। क्योंकि लगभग अगर आप ये दोनों में से तैयार कर लो तो आपको केमिस्ट्री का आधा भाग तैयार हो जाएगा। अब जरा देखिए इन्वायरमेंट में मैंने आपसे पहले कह दिया कि न्यूज़ एंड करेंट्स पर फोकस करिए कि अभी वर्तमान में कॉन्फ्रेंसेस कौन सी हुई, ठीक है, पर्यावरण में या क्लाइमेट पर क्या इफेक्ट आया। और साथ ही साथ जो पोल्यूशन इंडेक्स है, पोल्यूशन इंडेक्स वो अपन को मालूम होना चाहिए, ठीक है। इस समय सर्वाधिक पॉल्यूटेड सिटीज कौन सी है, ये अपन को मालूम होना चाहिए। तो क्वेश्चन करंट के रिलेटेड, क्योंकि अभी इंडेक्स फरवरी मार्च में आ चुकी है, तो उन्हें एक बार जरूर देखें। एनवायरमेंट को किस तरीके से तैयार करें, रामसर साइट्स कौन सी, यूनेस्को की साइट्स पूरी होनी चाहिए, पूरी, या मतलब यूनेस्को वाला भाग इसी में आ जाता है। आप यहाँ भी तैयार कर सकते हो इसे और यहाँ भी तैयार कर सकते हो। 37 की 37 साइड आपको आनी चाहिए, ठीक। उसके बाद जो बचता है, इन सब के बाद अब अपना जो बचेगा वो बचेगा मिसलेनियस का पार्ट। मिसलेनियस यानी हम इसे हिंदी में कहते हैं विविध। विविध में आपको याद रखना है फर्स्ट, एक बात क्या होगी, फर्स्ट, पहली किताब, पहली व्यक्ति, पहली औरत, पहली पिक्चर, पहली गूंगी पिक्चर, पहला सैटेलाइट, जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको फर्स्ट शब्द में कवर करनी है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है फर्स्ट के लिए। दूसरी सिंपल सी, आपको इम्पोर्टेंट अवार्ड याद रखने हैं, इम्पोर्टेंट अवार्ड। और सारे अवार्ड 2019 के याद करने होंगे, क्योंकि 2020 में तो ज़्यादातर अवार्ड बटे ही नहीं हैं। तो 2019 के लगभग सारे अवार्ड याद करने होंगे। कितने वर्ष में मिलता है, कौन एजेंसी इसको प्रदान करती है, इस वर्ष किसको मिला है, और इसमें डोनेशन क्या क्या रहता है। उसके बाद आपको तैयार करना होगा ओलंपिक, शीतकालीन ओलंपिक, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, एशिया खेल, कॉमनवेल्थ गेम, जितने भी गेम 2019 तक हो चुके हैं। साथ ही साथ 2022 में कहाँ होंगे, 2024 में कहाँ होंगे, 2028 में कहाँ होंगे, विद ईयर आपको याद करना है। अगर आपको क्वेश्चन 35+ स्कोर करना है तो उसके बाद आपको इसमें क्या पढ़ना है,
इम्पोर्टेंट डेज पढ़ने, इम्पोर्टेंट टेम्पल्स पढ़ने, ठीक है, इम्पोर्टेंट स्टेडियम्स पढ़ने, ठीक है, इम्पोर्टेंट प्लेग्राउंड पढ़ने। तो इतनी चीजें पढ़ने के बाद आपका क्या है, क्योंकि विविध तो फिर काफी हो जाएगी ना, काफी चीजें आपके सब्जेक्ट्स में क्लियर हो जाती हैं। जो विविध का कई पार्ट है वो आपके इन 4 सब्जेक्ट्स में क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाता है। तो इस तरीके से क्या है, अपनी ये पूरी स्ट्रेटेजी बनती है कि क्योंकि जीके का जो सिलेबस है वो 40 नंबर का है, वो काफी वास्ट है। अगर आज से अपन जोड़े तो 90 से 95 दिन अपन को मिल जाएंगे क्लियर, ठीक है, 90 डेज तो मिल ही जाएंगे फ्रेश। तो इस बात से तैयारी करा रहे हैं। अब जरा देखिए, हम लोगों का पूरा टारगेट रहेगा कि 40 से 35 प्लस का, हमारी क्लास में काफी टारगेट रहेगा कि 40 से 35 प्लस लेके जाएं, ठीक है। बाकी मैथ्स का आपको आपके सर ने बता ही दिया है, और रीजनिंग का भी क्या है, सर ने आपको बता ही दिया है, और जीके का ये है। अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप नीचे कमेंट में हमारे लिखते हैं, आपका डाउट आपको वहाँ क्लियर कर दिया जाएगा, या आप हमारे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में नंबर लिखा हुआ है, उस नंबर पे क्लियर कर लें। और हमारी क्लासेस जल्दी ही शुरू होने वाली हैं, जो कि हम बेसिकली 40 पे 40 से 35 प्लस का टारगेट आवश्यक रूप से रखेंगे, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें और जरा ज्यादा से ज्यादा लोगों को फैलाएं, और कमेंट में अपना अगर कोई क्वेश्चन है तो जरूर डालें, या हमारे दिए गए नंबर पर क्या करें, संपर्क करें। ओके।